अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 507 का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि हमारे CS में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह आपको नई वीडियोस नज़र आती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? इज़ डिफाइंड एज ऑल एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट अराउंड द बाउंड्री ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव द पोटेंशियल टू इफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है वो जो तमाम एलिमेंट्स जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हों और बिजनेस को इफेक्ट कर सके, उनसे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज़ अ कलेक्टिव रेफरेंस मेड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स: लीगल, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। लीगल, रूल्स एंड पॉलिसीज एंड लीगल लॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। चेंजेस इन टैरिफ रेट में इंक्रीज और डिक्रीज ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। लीगल में हमारे टैक्स चार्जेस हो जाते हैं, टैरिफ चार्जेस हो जाते हैं, डिलीवरी चार्जेस आ जाते हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए बनाती है। ठीक है, उसके बाद पहला एलिमेंट हो गया। और लॉज कौन से हैं ये बताए गए हैं। पहला है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ये आपके MCQs हैं तो ये शॉर्ट भी बन सकते हैं। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, इट इज़ अ लॉ अंडर विच अ कंपनी परफॉर्म्स इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़। ये वो लॉ है जिसके नीचे बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। दूसरा है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशंस। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रेगुलेशंस क्या हैं? गवर्नमेंट अनाउंसेस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी एट द टाइम ऑफ एनुअल बजट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कब की जाती हैं? जब बजट बनाने का टाइम होता है, एनुअल बजट। गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर इन द कंट्री इज इनकरेज बाय लेविंग हाई ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड इनकरेज एक्सपोर्ट। गुड्स जो होते हैं, सामान जो होता है जो मुल्क में आ रहा है तो उस पर बाहरी किस्म का लगाया जाता है टैक्स। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, ये अब इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। और 1 2 3 और ये इसकी सब कैटेगरी है 1। यूरोपियन यूनियन आ गया। नंबर ऑफ रीजनल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बाय द EC एंड पाकिस्तान सच एज। उसमें क्या आ जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज क्रिएटेड एज a result of Uruguay round of discussion in 1994 to harmonic world trade। जो WTO है ये इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बहुत सारी जगहों पे फैली हुई है। विच वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ Uruguay राउंड ऑफ डिस्कशन, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन की गई थी, फिर ये क्रिएट हुई थी। तो उसके बाद ही WTO फॉर्म में आई थी। और ये इसकी डेट है, ये याद कर लें। Various agreements between the members of the country has resulted in lowering import tariffs, bringing down the protective trade barriers, setting up an anti-dumping procedure and settlement methods। तो बहुत सारी ऐसी एग्रीमेंट्स हुई थी जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आसान बनाया गया था, जिसमें WTO भी है। तो हमने प्रोटेक्टिव ट्रेड बैरियर किया था। प्रोटेक्टिव ट्रेड बैरियर वो होता है जिसकी वजह से हमारा टैक्स कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट करने का टैक्स कम हो जाता है और वो मुल्क में सामान जल्दी से जल्दी, मतलब कि अंदरून बैरून मुल्क भेजा जा सकता है। उसके बाद है वेरियस एग्रीमेंट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ कंट्री हैज रिजल्टिंग इन लोअरिंग इंपोर्ट। ये आ गया। However, it has failed to achieve any headway in getting members countries to eliminate subsidies provided other cultural sectors by nearly all member states। लेकिन हमारा वो सारी सब्सिडी ख़त्म ना हो सकी। ठीक है, हर एक एग्रीकल्चर होता है, हर मुल्क का एक एग्रीकल्चर होता है, ज़राफ़त होती है और मतलब कि दूसरी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बहुत सारा सामान होता है। ट्रैक्टर्स हो गए, इंपोर्ट मंगवाते हैं, और फिर और भी चीज़ें होती हैं, फसलों के बीज होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो उस पर ये ख़त्म ना हो सका टैरिफ। एज अ रिजल्ट द WTO इज़ करंटली फेस्ड विद द थ्रेट ऑफ फेलियर। इसलिए ये फेलियर के थ्रेट के नीचे आ गया है। द WTO मेंबर स्टेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ WTO इज़ करंटली फेस्ड विद द थ्रेट ऑफ फेलियर। द WTO ट्रेड एंड सर्विसेज अरेंजमेंट इफेक्टिवली रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ। तो WTO की जगह ये आ गया, ये वाला मुआहिदा आ गया, गैट आ गया। पहले WTO था, फिर उसके बाद वो क्योंकि वो कामयाब ना रह सका तो हमारे पास आ गया गैट।
यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है साफ्टा। द साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट was agreed to among the 7 South Asia countries that form the South Asian Associated for Regional Cooperation। सार्क बनाई है साफ्टा ने। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसमें ये मुल्क आते हैं। साफ्टा केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। साफ्टा 1 जनवरी को बना था 2006 में। With the aim of reducing tariffs for inter-regional trade among the 7 SAARC members, Pakistan and India are to complete implementation by 2012, Sri Lanka by 2013 and Bangladesh and Bhutan, Maldives and Nepal by 2015। ठीक है, तो ये इनके कुछ रूल्स थे 7 मुल्कों के, तो इन सबको ये पूरे करने थे साउथ एशिया फ्री एग्रीमेंट में। पहले WTO आया, ये इंटरनेशनल ट्रेड से हमारे, फिर वो गैट बन गया, उसके बाद साउथ एशिया आ गया इकोनॉमिक्स। टू मेक अ प्रॉफिट विदाउट रेजिंग प्राइसेस, प्रॉफिट कीमत बढ़ाए बगैर द कंपनी टर्न टू मेकिंग सिंपलर फर्नीचर डिज़ाइंस एंड इंक्रीजिंग इट्स टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। कंपनी ने और बेहतर बनाने की कोशिश की उस फर्नीचर के डिज़ाइन को और उसकी टेक्नोलॉजी को। डेवलपमेंट्स विद द इकॉनमी विच में अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, उसकी बेहतर से बेहतर उसको बनाने की कोशिश की गई। Inflation rate is an indicator of economic growth of a country। Inflation rate जो है वो इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में कि किस तरह मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। जितनी ज़्यादा महंगाई होगी तो उतनी कम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान है 6.1%। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 6.1% है। ये आपका MCQ है और ये मिर्ज में भी आता है ज़्यादातर, और ये उसमें भी आता है फाइनेंस में भी। बैंक इंटरेस्ट रेट होता है कि बैंक कितना सूद ले रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन द कैपिटल कि कितना पैसा मौजूद है, और इन द कैपिटल मनी मार्केट्स में कितना वो सामान दिया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है आपको। कैपिटल मनी मार्केट इज़ एक्सेसिबल फॉर एन एंटरप्रेन्योर। कोई भी मैनेजर जो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको पैसे की तो ज़रूरत आती है। हर किसी के पास बिज़नेस के लिए पैसे तो नहीं होते, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे लेता है, या तो उधार मार्केट से या शेयर्स खरीद लेता है। तो वो कैसे बिजनेस स्टार्ट करता है? वो स्टार्ट सेविंग बिजनेस विद हिज सेविंग्स एंड विद इक्विटी फ्रॉम कैपिटल मनी मार्केट्स ऑन फेवरेबल इंटरेस्ट रेट। अब उसने पैसे लेने हैं तो वो फेवरेबल इंटरेस्ट रेट की तरफ ही जाएगा, जहाँ पे उसे मुनासिब सूद नज़र आएगा। ज़्यादा सूद वाले पैसे वो नहीं लेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स बिटवीन टू करेंसी स्पेसिफाइज हाउ मच वन करेंसी इज़ वर्थ इन टर्म्स ऑफ अदर। ये तो हम सबको बात पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे कि हमारे डॉलर की कीमत बढ़ रही है और पैसे की कीमत गिर रही थी, तो इसी तरह पूरी मार्केट इफ़ेक्ट होती है। तो वहाँ पर जो चीज़ $1 की होगी तो यहाँ पर वो आकर 160, 180, 200 रुपये तक पहुँच जाती है। तो इस तरह हमारी महंगाई पे असर होता है। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सचेंज रेट ऑफ 120 जापानीज यान टू डॉलर मीन्स दैट 120 यान एज वर्थ द सेम एज $1। अब $1 120 जापानीज यान के बराबर है। ठीक है, तो जितना महंगा डॉलर हो जाएगा, $1 जितना डॉलर की कीमत बढ़ेगी उतनी जापानीज यान की नीचे गिर रही है। एन एक्सचेंज रेट इज़ ऑल्सो नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट और FX रेट। हम इसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स ऑफ स्पेंडिंग gives a good picture of consumer behavior showing various social, economic and marketplace trends at the household level. Consumer behavior is also revealed by decision not to spend। अब जो पैटर्न्स हैं, आपका बिहेवियर जो है, जो मतलब सामान ख़रीदने वाला कंज्यूमर है, तो वो बहुत सारे अपने ट्रेंड शो करेगा अपने घर के हिसाब से। ठीक है, अब उसने पैसे खर्चने हैं तो वो किस तरह अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगा, तो वो बहुत सारे हिसाब उसके होंगे। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ ऑल्सो रिवील्ड बाय डिसीजन नॉट टू स्पेंड। अब वो किफ़ायत का मुज़ाहरा करेगा तो इस तरह वो पैसे भी बचाएगा और अपने घर का खर्च भी चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एनफ पीपल आर इन्वॉल्व, अब ज़्यादा लोग हैं, बॉयकॉटिंग अ कंपनी और अ प्रोडक्ट। अब लोगों ने बॉयकॉट कर दिया एक चीज़ों के लिए। अब एक चीज़ बहुत महंगी आ रही है, उसको बाइकआउट कर दिया जा रहा है, और इवन द थ्रेट ऑफ इट कैन बी इफेक्टिव वे
फॉर कंज्यूमर्स टू मेक देयर ओपिनियंस फेल्ड। कंज्यूमर्स इस तरह कहकर अपना बॉयकॉट करके अपने ओपिनियंस को सामने रख सकते हैं। बॉयकॉटिंग हैज़ ब्रॉट अबाउट अ नंबर ऑफ चेंजेस कंपनी सोशल एंड बिजनेस बिहेवियर सच एज डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन वॉलेंट्री कोड्स। तो इस तरह इतना इफेक्ट आता है कि वो अपने अपने कोड तक बदल देते हैं, अपने मेथड्स और स्टाइल्स बदल देते हैं इस बाइकॉटिंग की वजह से। इनफैक्ट एनी कंज्यूमर डिसीजन टू स्टॉप बाइंग अ प्रोडक्ट कैन अल्टीमेटली सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। तो पूरी पूरी स्ट्रेटजी बदल डालते हैं, मतलब कि लोगों का इतना इफेक्ट होता है पब्लिक का अगर वो सब मिलकर इसको बाइकॉट करें। न्यू ट्रेंड to the fast food industry offerings are one example of the marketplace responsiveness to consumers willingness to walk away। अब नया ट्रेंड है फास्ट फूड का, ठीक है, तो लोग जा रहे हैं, मतलब कि इसी की तरफ जा रहे हैं, मार्केट प्लेस से निकल के जो खाना घर का खाते थे उससे निकल के लोग इसी की तरफ जाने लग गए हैं। तो इतना इफेक्ट आता है। हो सकता है फास्ट फूड उनको पसंद है तो वो बाइकआउट कर दें, ना करें, और अगर ना पसंद हो तो वो कर दें। अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये सारी इकोनॉमिक्स की एग्जांपल्स हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग और फॉरेन एक्सचेंज रेट और कैपिटल और इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। आईटी में बहुत सारी जॉब्स होती हैं। इन द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन एवरी फील्ड। हर फील्ड में यूज़ होती है, लाइक बैंकिंग, मेडिसिन, लेबॉर्ट्री, टेक्सटाइल, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल। चेंजिंग डेमोग्राफिक एंड सोशल नीड्स। डेमोग्राफी, जिस एक इलाके में जो पॉपुलेशन होती है उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं, पॉपुलेशन इन एन एरिया। आर इम्पैक्टिंग द बिजनेस और कॉरपोरेशंस मस्ट एड्रेस द इशूइंग पर्टेनिंग टू द सर्टेन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स टू रिटर्न एंड एनहांस मार्केट पोजीशंस। कॉरपोरेशन को एड्रेस करना है बहुत सारे इश्यूज़ को, ताकि लोगों की नीड्स और वांट्स के मुताबिक वो अपने आप को ढाल सकें एंड एनहांस मार्केट पोजीशन, और अपनी मार्केट में पोजीशन भी अच्छे कर सकें। द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ब्रिंग्स ग्रेटर प्रेशर एज वैरायटी ऑफ कल्चर्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हिल्स्ट कंडक्टिंग बिजनेस। और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, मतलब मार्केट में आते हुए कल्चर हो गया, कस्टम हो गया, और उस कस्टम को किस तरह फॉलो करना है। The employees are today more aware of their social needs, whether this is related to the work environment, behavior, children, education, health, compensation or work hours। तो इसको अकाउंट में रखना चाहिए। हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको अपनी सोशल नीड्स का पता है कि उनको किस चीज़ के लिए, मतलब कि वो बाहर आए हैं और किस चीज़ के लिए वो रोज़ी कमा रहे हैं, और उनका बिहेवियर, उनके बच्चे, एजुकेशन, मतलब इन चीज़ों के लिए वो आए हैं बाहर। नेशनल इंटरेस्ट एंड कल्चर्स हैव टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ऑफरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। हमारे इर्द गिर्द माहौल, हमारा नेशनल सर्विस और प्रोडक्ट जो भी कल्चर है तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। दिस इंक्लूड डेमोग्राफिक चेंजेस लीडिंग टू चेंजेस इन नीड्स। इसमें इंक्लूड होता है डेमोग्राफिक चेंजेस लीडिंग टू चेंजेस इन नीड्स। जैसे डेमोग्राफिक के आगे एग्जांपल्स आ गई हैं। एज एक कंपोजिशन होती है, उसमें कितनी उम्र के कितने लोग हैं, जेंडर आ गया कि मेल है, फीमेल, ऑक्यूपेशन, सोशल नॉर्म्स आ गए हैं, चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस, लोग किस तरह सोचते हैं और किस तरह नहीं सोचते, लाइफस्टाइल आ गया उनका, प्रॉस्पेरिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स आ गई हैं। आगे है टेक्नोलॉजिकल। The most overwhelming change in the technological sector is rapid expansion of the internet as a place for doing business। सबसे ज़्यादा फैलने वाली चीज़ ही हमारी इंटरनेट है, ठीक है, बिज़नेस करने के लिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो वैसे ही टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। द WWW वर्ल्ड वाइड वेब and other advances in information technology have changed the whole face of business। और बहुत सारे जो एडवांसेस हुई हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने हमारा पूरा ही नक्शा बदल के रख दिया है इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इस तरह इतना इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। आगे है टू प्रोड्यूस डिज़ायर प्रोडक्ट्स। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ बिजनेस टू स्टे इन मार्केट टू प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ द कंज्यूमर्स। अब हमारी मर्ज़ी के प्रोडक्ट बनाने चाहिए। अगर हमें फालतू फालतू प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए तो हम वो ख़रीदेंगे नहीं। तो इसी तरह हमारी नीड्स और वांट्स के मुताबिक, डिज़ायर्स के मुताबिक हमें चीज़ें चाहिए। ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी डे बाई डे इनोवेशन हैज़ टेकन प्लेस। तो इनोवेशन मतलब नई नई इजादात हो रही हैं, उसमें मोल्डिंग करके चीज़ को नया और ख़ूबसूरत बनाया जा रहा है। कॉम्पिटिटर्स बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। कॉम्पिटिटर्स टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, कीमत को कम कर रहे हैं, क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, ताकि
उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, जिसका ज़्यादा अच्छा और सस्ता होगा वही प्रोडक्ट बिकेगा। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, देयर आर वैराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स फेसिंग अ बिजनेस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी इन्वायरमेंट में, आईटी वहाँ यूज़ होती है। IT is being used to overcome the business issues like marketing, brand of the product, quality of product, cost control, organization, internal, external। मतलब हम इसे अपने फंक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ को बेचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टू फुलफिल द नीड, हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, कि हम किस तरह अपनी नीड को पूरी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ बिजनेस, तो हमारी ज़रूरत को पूरा करे। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इन्फॉर्मेशन फॉर इस कस्टमर, हमें पूरे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। बड़ी बड़े खाते बनने अगर आईटी ना हो तो उस चीज़ को संभालने के लिए हमारे पास आईटी का सिस्टम आ जाता है, ट्रेंड आ जाता है। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, पे रोल मतलब उनकी तनख्वाहों का आना जाना, एंट्रेंस अटेंडेंस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है। इन टाइम इन्फॉर्मेशन हाउस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस प्रोडक्ट इन टाइम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए वो कैसे कैसे इसको काम करते हैं। द वे प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड एंड ऑफर टू कंज्यूमर्स कीप चेंजिंग दस अफेक्टिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। जैसे जैसे मतलब कि प्रोडक्ट्स डेवलप और ऑफर की जाती हैं तो वैसे वैसे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट भी असरअंदाज होता जाता है। प्रेशर चैलेंजेस, अब प्रेशर चैलेंजेस आ जाते हैं कि हमें कौन कौन से प्रेशर फेसेस करने पड़ते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 हमारे फैक्टर्स हैं। कंपटीशन है, चेंजिंग वर्कफोर्स है, इन्हांस कस्टमर क्वालिटी है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। तो ये हमारा है 5 फैक्टर्स। अब इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। कंपटीशन फॉर चीपर प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारा एक कंपटीशन है, ठीक है, मार्केट में। तो सबसे पहला फैक्टर कंपटीशन है, मार्केट में आना है तो कंपटीशन तो लाजमी होगा। चीपर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज द चैलेंज फॉर सर्वाइवल ऑफ कंपनी, जितनी सस्ता सामान होगा उतना ज़्यादा वो बिकेगा, महंगा सामान तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब प्रोडक्शन को अब सस्ता कैसे करें, सामान ही पीछे से महंगा है, तो हम उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कम करेंगे। जैसे हम इकट्ठा सामान ले आएंगे और हम मतलब कि चीज़ों को सस्ता, मियारी लेकिन हल्का रखेंगे। चीप एंड स्किल लेबर, हम सस्ती लेबर रखेंगे, हम महंगे लोग नहीं रखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास बड़ी बिल्डिंग होगी तो इस तरह जगह जगह पे बैठ के हमें काम नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पे एक ही लाइट में हम सारे उसमें काम कर लेंगे। दूसरा प्रेशर है हमारा चेंजिंग वर्कफोर्स है, जो हमारी लेबर है। अब हमारे पास बार बार लोग बदलने पड़ते हैं, किसी को फायर कर रहे हैं, किसी को रख रहे हैं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो हमारे पास है ही नहीं। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस फोर्स इन अ मार्केट इज़ अ चैलेंज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे मार्केट में हम आते जाते हैं तो स्किल्ड लोग हमें कम मिलते हैं। एक दिन में एक बंदे से लड़ाई की, दूसरे उसको निकाल दिया, तीसरे को रख लिया, तो एक्सपीरियंस पे और ट्रेनिंग पे पैसे लगते हैं। तो चेंजिंग वर्कफोर्स एक प्रेशर और चैलेंज है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इन्हांस कस्टमर क्वालिटी है, फॉर एनहांसमेंट कस्टमर क्वालिटी कंसिस्टेंट प्रोवाइड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है। कस्टमर को क्वालिटी अच्छी चाहिए, अब उसको क्वालिटी को क्या करेंगे, वो सस्ता और अच्छा मिले। तो कस्टमर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हम उसे सर्विसेज देंगे। और ऑपरेशन एक्सीलेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट क्वालिटी सर्विस सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम उन्हें प्रोडक्ट अच्छी देंगे, हम उन्हें क्वालिटी सर्विस भी देंगे कि चीज़ ख़राब हो जाती है, सर्विस सपोर्ट होती है वो, ताकि वो चीज़ को इस्तेमाल करने का जा सकें। और उनकी एबिलिटी टू इनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी, अचीव अ शॉर्टर डिलीवरी टाइम्स, रिड्यूस स्क्रैप, रिवर्क एंड रिड्यूस लाइफ साइकिल कॉस्ट। तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं टेक्नोलॉजी हमारी पीछे जाती जाती है, हमें तो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। अब क्या करें, तो इसके लिए हम करते हैं ये कि हम उसको टेक्नोलॉजी को अपनी बढ़ा लेते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाना शुरू करते हैं और इस तरह वो सारा कुछ काम शुरू हो जाता है हमारा। A new technological appear older ones cease to be used, हम नई टेक्नोलॉजी लेते हैं और पुरानी हम कम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू मीडिया फॉर स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, हम पुरानी की जगह नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं। और आजकल पहले रेडियो का दौर होता था, अब तो मोबाइल फ़ोन में रेडियो आ गए। मोबाइल फ़ोन छोड़े लैपटॉप पे आ गए लोग, लैपटॉप छोड़ा वॉचेस में आ गए फ़ोन, वॉचेस छोड़े अब तो और भी गैजेट्स आ गए हैं जिसको हम यूज़ कर करके हम अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं।
और उसके बाद आ जाता है हमारा न्यू वर्जन्स ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्स्टेंटली रेंडर ओल्डर वर्जन्स। न्यू वर्जन्स आ जाते हैं, तो ओल्डर वर्जन्स की जगह न्यू वर्जन्स आ जाते हैं। और उसके बाद आता है द लाइफ टाइम ऑफ डिजिटल स्टोरेज मीडिया जनरली एक्सीड्स द लाइफ ऑफ टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट्स इट। फिर लाइफ टाइम आ जाती है डिजिटल स्टोरेज मीडिया। जैसे जैसे मतलब कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है तो उसके अंदर मेमोरी ज़्यादा आ जाती है, उसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा आ जाती है, लाइफ टाइम ज़्यादा आ जाता है। टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो उसकी चार्जिंग ज़्यादा आ जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है इन्वायरमेंट में सस्टेन करने के लिए। सिस्टम नया लगाना ज़रूरी होता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन रिसेंट डिकेड्स, आजकल के दौर में डिकेड्स 10 ईयर्स को बोलते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ सो इन्हांस्ड आवर एबिलिटी टू गैदर डाटा। तो टेक्नोलॉजी इतनी इन्हांस हो गई है कि डाटा को हम इकट्ठा कर सकें कि हम बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ डाटा को एक जगह पे ले आ सकें। उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी पहले ज़माने में, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड थी तो टेक्नोलॉजी आई। Informative is taking the seemingly unmanageable flood of data and transforming it into information that helps to solve key problems in fields like medicine हो गई हैं, जेनेटिक्स हो गई हैं। तो इनमें बहुत सारा बहुत ज़्यादा डाटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं जो कि स्टोर नहीं हो सकते। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम उसको अपने आईटी में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह फिर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा शॉर्ट और लॉन्ग में आता है और इसके एमसीक्यूज भी बनते हैं। CSR इसको बोलते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट सम सीज एज अ कंपनीज obligation to be sensitive to the needs of not only all the stakeholders and its business operation but most importantly the community at large। अब हम इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे और इसमें सोशल लोग इन्वॉल्व हैं कि पूरी कंपनी की ऑब्लिगेशन होती है कि नीड्स ना सिर्फ अंदर बाहर जो उनके ऊपर स्टेक रखते हैं यानी हक रखते हैं उसको देखा जाए, बल्कि जो भी कम्युनिटी है हमारे इर्द गिर्द जितना भी मुआशरा है वो उससे किस तरह मुतासिर हो रहा है। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of workforce and their families as well as local community and society at large। कि हम अपने कमिटमेंट जो है हमारी जो कंटिन्यूस कमिटमेंट है बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, एक तो वो अच्छे तरीके से बिहेव करें मॉरल वेज में हमारे माशरे में, और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी वर्कफोर्स की लाइफ क्वालिटी के लिए, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी ख्याल रखे, वो उनकी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखे, बल्कि सारी इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखे। सिर्फ वो लोग नहीं जिनको वो बेनिफिट ले रहा है वो दे रहा है, बल्कि जो इसके लोग हैं वो भी इससे मुतासिर ना हो। इसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। बिजनेसेस आर नाउ सीन एज पार्टनर्स ऑफ कम्युनिटीज़। बिजनेसेस को अब पार्टनरशिप के तौर पे देखा जाता है। कम्युनिटी जैसे उसका पार्टनर है, मतलब कि आपका एक मुआशरा है, आपका बिज़नेस चल रहा है तो कम्युनिटी अगर बेशक उसमें कोई किरदार अदा नहीं करी लेकिन उसको पार्टनर के तौर पे देखा जा रहा है कि वो उससे मुतासिर हो रही है या नहीं। in which they may be located rather than simply as a profit making setup serving the needs of their stakeholders। अब वो काम तो कुछ भी नहीं करी लेकिन अपने तमाम लोगों के साथ वो अच्छे तरीके से पेश आ रही है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी incorporates the principle of sustainable development along with a triple bottom line reporting reflecting not only financial result but also social and environment impact of the business। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो वो कहता है वो इस प्रिंसिपल को इस रूल को लाजमी सामने रखता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग के ज़रिए। जो हमारे 3 नीचे वाली लाइन रिपोर्टिंग है उनमें तो इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हम इसको देख रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग नॉट ओनली फाइनेंशियल रिजल्ट, ना सिर्फ उसको पैसों से फ़ायदा हो रहा है लेकिन सोशल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ रहा है, उसका इन माशरे में उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। The CSS may be looked after by an independent department reporting directly to the board or may be a part of the business development of or human resource department। अब ये बिज़नेस डेवलपमेंट का भी पार्ट हो सकता है और HRM का भी डिपार्टमेंट हो सकता है, इसके जो मैनेजर्स हैं। और ये जाके किसको रिपोर्ट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इनके हेड होते हैं। आगे है एथिक्स।
कॉर्पोरेट और बिजनेस एथिक्स हैव अटेन्ड वाइटल इंपॉर्टेंस इन टुडेज वर्ल्ड। कॉर्पोरेट या बिजनेस एथिक्स जो भी होती है उन्होंने उनकी आज बहुत वैल्यू है। आपकी एक कंपनी चल रही है लेकिन उसका एथिक और मोरल ख़राब है, उसके लोग ख़राब है, एम्प्लॉयज़ ख़राब है, उसकी क्वालिटी ख़राब है और उसका मुआशरे में लेना देना ही ख़राब है, तो आपकी कंपनी अपने नाम की वजह से चल रही है, अपने नाम और मेयार की वजह से, लेकिन अगर उसकी ये चीज़ें ही ख़राब हो जाएंगी तो कुछ लोग लेंगे और बाकी सब उससे भाग जाएंगे। तो इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि लोगों का बिहेवियर, लोगों के साथ कैसा चल रहा है उनका इन्वायरमेंट। लड़ झगड़ के तो कोई भी एक मोहल्ले में भी नहीं रह सकता, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और इंटरनेशनल स्कोप पे द इशू नॉट ओनली एड्रेसेस मैटर्स सच एज हाउ दिस charged with governance and managing business like decision, but importantly the employees conduct and behavior. The corporation is responsible in terms of image, product and branding, trade, business practice and compliance with not only national and regional but also international law. अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखनी है वो बता रहे हैं कि वो अपने डिसीजन किस तरह ले सकते हैं, गवर्नेंस उनके कैसे रूल हो रहे हैं अंदर, मैनेजिंग उनकी मैनेजमेंट के वो कैसे फ़ैसले देते हैं, और कंडक्ट एम्प्लॉय कंडक्ट अपने वो मुलाजमिन के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, बिहेवियर और कॉपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब बिहेवियर कैसा है, इमेज कैसी है उनकी, प्रोडक्ट, यही जो बात हुई है, ब्रांडिंग, ट्रेड, बिजनेस प्रैक्टिस एंड compliance. The huge number of financial and corporate scandals have moved the regulation to take suitable action in Pakistan. All listed companies, particularly, are required to follow the code of corporate governance. पाकिस्तान में बहुत बड़े स्कैंडल्स बने हैं करप्शन पे, तो बहुत सारी कंपनीज का नाम ख़राब हुआ है। जैसे अब आप सबको हर दिन आए दिन टीवी पे देखते हैं कि फ़लानी कंपनी ने इतनी करप्शन की है, तो वो उस कंपनी का नाम इतना ख़राब हो जाता है कि अगला बंदा उसके पास जाके फिर वो अपना वो नहीं देता जो भी उसका काम होता है, तो इस तरह उसका नाम ख़राब हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया या इसके बारे में कोई क्वेरी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने पूछना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं पूछना। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।